वेलकम टू एसबीआई ऑनलाइन स्टडी। हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास जो हम लोग अभी तक देख रहे हैं। इसमें हमने देखा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। टोटल पार्ट 1 जो है हमारा, पार्ट 1, 2 और 3 ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित था। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित था। इस पार्ट पर आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा दोबारा वीडियो को। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आधुनिक भारत के नाम से हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। संडे को हम लोग इस पे इन तीनों पार्ट को मिला करके 50 to 40 क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करेंगे और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपके पास 3 से 4 दिन है, आप इसको प्रिपेयर करिए और संडे को हम लोग इसको प्रोवाइड कराएंगे आपको पास पीडीएफ। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि इसके बाद पार्ट आता है संवैधानिक विकास, गवर्नर जनरल्स आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 1857 की क्रांति है, जो जहां से सबसे ज्यादा आधुनिक भारत में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1857 की क्रांति से पूछा जाता है। 1857 की क्रांति स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमने देखा था कि ब्रिटिश भारत में आए थे, उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की 11 और 13 में, और उसके बाद वो धीरे धीरे भारत के राजाओं को लड़ाते रहे और लड़ा करके उन्होंने आगे की ओर बढ़ा, यहां सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। 2 युद्ध लास्ट का हम आपको याद दिला दें। एक युद्ध था हमारा प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध जो था वह 1757, इससे 100 साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी पूछा जाता है कहां स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। बंगाल प्रेसिडेंसी में प्लासी था। प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब हम भारत में केवल व्यापार नहीं शासन भी कर सकते हैं, और निर्णायक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। निर्णायक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में हुआ। इन 2 युद्धों के बाद अंग्रेज निश्चिंत हो गए कि अब हम भारत पे शासन करेंगे, अब केवल हम व्यापार नहीं करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1773 में सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट आया, जिसमें भारत शासन की नींव, अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटरी एक्ट से शासन हमारा शुरू हो गया। ये हमें संविधान में भी पढ़ना, भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ना है, और इसका एक पार्ट मैं आपको बना करके बाद में अपलोड कर दूंगा। तो 1773 से लेकर के 1947 तक कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे कैसे अंग्रेजों ने जो है 20 साल, 5 साल, 3 साल पे ला करके नया एक्ट लाए और उससे शासन किया और हमारे संविधान का निर्माण हुआ। वो हम लोग आगे की पार्ट में देखेंगे। तो हमने देखा कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से क्लियर हो गया कि अब भारत पर शासन अंग्रेजों का होगा। इसी बीच में अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रकार के शोषण किए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार, उसके बाद आर्थिक आधार पर दुर्व्यवहार, धार्मिक आधार पर दुर्व्यवहार, बहुत सारे दुर्व्यवहार हुए, जिसका परिणाम था 1857 की क्रांति। जैसे ही हम लोग के माइंड में आता है, आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे हमारे माइंड में आता है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो हमें सिर्फ एक कारण पता चलता है, और वह कारण हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे के द्वारा अपने अधिकारियों को गोली मार देना और सुअर और गाय के चर्बी से बने हुए कारतूस का इस्तेमाल। लेकिन वह तत्कालिक कारण था। बहुत सारे कारण थे। 1773 से लेकर के 1857 तक अंग्रेजों ने कितना हमारा शोषण किया, चाहे किसी भी आधार पे, वो सभी का परिणाम था 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग इसके कारण को देखेंगे। 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। 1857 की क्रांति को हम लोग 5 भागों में बांट के देखेंगे। सबसे पहला कारण देखेंगे राजनीतिक कारण। सबसे फर्स्ट कारण हमारा देखेंगे हम लोग राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी हम देखते हैं 3 बिंदुओं को मुख्यतः देखेंगे। प्रथम बिंदु था वह बादशाह से संबंधित कारण था। अब बादशाह से संबंधित क्या था भाई, तो बादशाह से संबंधित कारण वह था कि बादशाह
को अब एक सांकेतिक रूप में बादशाह माना लगा। मुगल बादशाह ही भारत के सम्राट कहलाते थे और उनको एक सांकेतिक रूप माना गया। बस उनको कई जैसे 1803 के बाद 1803 के बाद इनको मुगल बादशाह सम्राट को संरक्षण के तौर पर रखा गया। बस ब्रिटिश संरक्षण में रहेंगे आप और कुछ नहीं रहेंगे। ब्रिटिश संरक्षण में रहेंगे आप, नाम मात्र के सम्राट हैं, मतलब माने कि है ही नहीं। सम्राट 1803 से सम्राट को ब्रिटिश संरक्षण में रख दिया गया। उसके बाद दो और आए थे, एक थे ऑकलैंड। ऑकलैंड ने बोला था बादशाह के सभी अधिकार छोड़ने को कहा था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑकलैंड ने बादशाह के सभी अधिकार छोड़ने को बोला। अधिकार छोड़ने को बोला। उसके बाद जो है डलहौजी आया, इसने किला ही छोड़ने को बोला। लाल किला पे रहते थे ये, तो लाल किला पे डलहौजी ने बोला कि आप ऐसा करिए अब कि आप जो है अब लाल किला को छोड़ दीजिए, लाल किला अंग्रेजों का रहेगा। तो लाल किला छोड़ने के लिए बोला। ये सभी कारण थे, एक राजनीतिक कारण थे कि हमारा पूरे भारत का जो सम्राट होता था वो बादशाह होता था और वह उसका अपमान, तो ये कहा जाए कि बादशाह का एक प्रकार से अपमान हुआ, जिससे यदि हमारे राजा का अपमान होता है तो जनता दुखी होती है। हमारे राजा का अपमान हुआ था तो हम गुस्से में थे और यह भी कारण कुछ हद तक बनता है 1857 की क्रांति का। अब दूसरा कारण देखते हैं, इसी में आपका राजनीतिक कारण में पहला आपका है बादशाह से संबंधित। दूसरा आपका जो कारण बनता है वह है डलहौजी की हड़प की नीति। हड़प की नीति। क्वेश्चन बनता है यहीं पे कि हड़प की नीति कौन लाया था, तो डलहौजी लाया था, लॉर्ड डलहौजी। हड़प की नीति क्या थी? हड़प की नीति यह थी कि दो आधार रखा गया। डलहौजी ने दो कानून बनाए। एक हड़प की नीति में दो कानून था। एक था कि यदि आपकी जनता आपसे असंतुष्ट है, और दूसरा यदि आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते। उत्तराधिकारी आपके पास नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते। और पहला कारण था कि यदि आपके यहां कि जनता आपसे असंतुष्ट है तो आपका जो है दोनों राज्यों को भारत में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। हड़प की नीति यही थी, मतलब कि जो जहां भी शासन अच्छे से नहीं चल पा रहा था, अंग्रेज उसको थोप देते कि आपके आपके राज्य में शासन अच्छा नहीं चल पा रहा है और आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, और उस राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाता था। दूसरा था कि यदि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप किसी को गोद लेकर के उत्तराधिकारी नहीं बना सकते और आपका राज्य जो है वह ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा। कुशासन जिसको बोला गया कुशासन के आधार पर, और दूसरा था उत्तराधिकारी के न होने पर। उत्तराधिकारी के न होने पर दोनों कंडीशन पे ब्रिटिश प्रांत में राज्य को मिला लिया जाता था। यह हड़प की नीति थी डलहौजी की। कुशासन के आधार पर सबसे पहले किसी राज्य को मिलाया गया था तो वह था अवध। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले अवध जो लखनऊ क्षेत्र है, अवध को सबसे पहले कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और 1856 में 1856 में सबसे पहले आपको अवध को मिलाया गया था। उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के आपके नवाब थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह नवाब थे। नवाब वाजिद अली शाह को कहा गया कि आपके यहां शासन अच्छा नहीं चल रहा है और अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला दिया गया था। उसके बाद जो है अधिकार उत्तराधिकारी न होने में सबसे पहले कोई राज्य था तो वो था सतारा।
सबसे पहले सतारा था, उसके बाद झांसी आया और अन्य भी राज्य थे उसमें, एक तो नहीं। झांसी को भी बोला गया क्योंकि झांसी के राजा गंगाधर राव मर चुके थे और झांसी की रानी के पास जो है पुत्र नहीं था, उन्होंने अपना पुत्र गोद लिया था, दत्तक पुत्र, और वह बोले कि यह इस नियम के खिलाफ है, इसलिए झांसी को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया जाएगा। तो कुछ हद तक जो शासक थे, जो भारत के राजा थे, वह दुखी हुए हड़प की नीति से। मैंने देखा बादशाह के कारण हम दुखी हुए जनता, उसके बाद हड़प की नीति से जो शासक थे, राजा थे, जो स्वतंत्र राजा थे, वो दुखी हुए। उसके बाद जो तीसरा था वह था इनाम कमीशन। राजनीतिक कारणों में जो तीसरा था वह था इनाम कमीशन। इनाम कमीशन, इनाम कमीशन जो था वह 1854 में आया, 1854 में आया। अब था क्या इनाम कमीशन? चूंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वह कर का कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन जो करती थी, वह टैक्स अधिकारियों के साथ साथ जमींदारों के थ्रू लेती थी। तो जमींदार और जागीरदार दोनों जो है अत्यधिक शोषण कर रहे थे। चूंकि हमारे जनता के लिए तो सही था कि इनकी जांच की जाए, तो यह जो था जमींदारों की जांच के लिए गठित किया गया। जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए इसका इनाम कमीशन का गठन किया गया। तो इससे जमींदार और जागीरदार वर्ग भी नाराज हुआ, जनता नाराज हुई। दूसरा हमने देखा जो हड़प की नीति से राजशासक नाराज हुए। तीसरा हमने देखा कि जो जमींदार और जागीरदार थे वह नाराज हुए। और जो चौथा राजनीतिक था, भारतीयों को उच्च पद पे न रखना, भारतीयों को उच्च पद पर न रखना। हमें इंग्लिश पढ़ाई तो जाती थी, लेकिन हमें केवल क्लर्क तक सीमित रखा गया था, हमें उच्च पद पे जाने का कोई अधिकार नहीं था। यह भी एक पॉलिसी थी। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वह भी दुखी हुए, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने के बाद भी उच्च पद पर नहीं जा सकते थे। ये मुख्यतः राजनीतिक कारण थे। दूसरा कारण हम देखते हैं आर्थिक कारण। जो दूसरा कारण है 1857 की क्रांति का, वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में दो चीजें हम देखते हैं। एक तो सबसे ज्यादा करों की वृद्धि हो गई थी। अंग्रेज अत्यधिक से अत्यधिक जो है दोहन करना चाह रहे थे भारत में, तो वो करों में दिन पर दिन वृद्धि करते जा रहे थे। चूंकि मीडिएटर भी बहुत ज्यादा थे तो वो और भी बीच में कर ले लेते थे। तो इस तरह जो है किसानों का सबसे ज्यादा कर टैक्स चुकाने में चला जाता था, बहुत कम बचता था। दूसरी जो थी वह थी भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग। और कुटीर उद्योग को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया। कैसे? भारतीय कृषि जो हम अनाज उगाते थे, उन्होंने फोर्स हम पे बनाया कि अब आप नील वह उत्पादन करेंगे जिसके हमें जरूरत है। जैसे कई जगह जो है नील का उत्पादन करना कंपलसरी कर दिया गया था। 3 कटिया प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के समय। तो अभी नील जो है आपका नील उत्पादन करना इंपॉर्टेंट था, बाकी फसलों को उत्पादन करने पर रुकला देती थी। जो हमारे कुटीर उद्योग छोटे छोटे सूत काट करके या जो भी चीजें वस्त्रों का बनाना चाहते थे उसको बनाने की जरूरत थी, वो डायरेक्ट सूत जो है लेके जाते थे लंदन, और वहां पर वो जो है मैनचेस्टर वहां पे जगह था, वहां ले जाते थे। नील यहां से ले जाते थे, सब कुछ ले जाकर के वहां अपना जो है कलर प्रिंट करके और वह जो है सूती वस्त्र का जो है हमारे देश में ही सप्लाई करते थे। तो जो हमारी मेन छोटी छोटी कुटीर उद्योग थी उसको भी बर्बाद किया, भारतीय कृषि को बर्बाद किया, टैक्स लगा ही दिया था। तो इससे पूरे के पूरे कृषक वर्ग जो है नाराज थे। कृषक मैंने बताया राजा नाराज, उसके बाद शासक नाराज, उसके बाद जनता नाराज, उसके बाद जो है करों के कारण कृषक नाराज हो गया, टैक्स के कारण ये वर्ग भी नाराज चल रहा था ब्रिटिशों से। इसी की व्याख्या, इन दोनों की व्याख्या हमारे दादा भाई नौरोजी जी करते हैं अपनी बुक। दादा भाई नौरोजी, इनकी एक बुक है, उसका नाम है द
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक बुक थी जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसी बुक में इन्होंने बताया, एक सिद्धांत दिया जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है ड्रेन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी जो थी वह यह थी, इन्होंने बताया कि कैसे एक सिपाही या एक मामूली सा अधिकारी ब्रिटेन से आता है और कुछ ही दिनों में वह ब्रिटेन में जाकर के एक धनिक आदमी बन जाता है। इसका मतलब है कि इलीगल रूप से, असंवैधानिक गैर कानूनी रूप से जो है वह भारत से पैसा जो है वो ले जाया जा रहा है ब्रिटेन में, धन का निकास किया जा रहा है गैर कानूनी रूप से। यह दादा भाई नौरोजी को क्यों पता थी? क्योंकि ये ब्रिटेन आते जाते रहते थे। दादा भाई नौरोजी से फैक्ट यदि आपको जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि इन्हें हम लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले दादा भाई नौरोजी यह पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी बने थे। पहले ब्रिटिश संसद में एमपी बनने वाले थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। 1892 के आसपास इन लोग बने थे वहां पर। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये बुक कई बार पूछी गई किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। हिंदी में वयोवृद्ध पुरुष से बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक कारणों की व्याख्या इन्होंने की थी। एक बार और है इसमें, सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, नेशनल इनकम का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था और उसका वर्णन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक में किया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आर्थिक कारण में। इस वर्ष मैं बता दिया किसान बहुत ज्यादा दुखी थे इससे। और तीसरा जो कारण था वह था सामाजिक आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, दोनों सम्मिलित था। तीसरा जो कारण था सामाजिक धार्मिक कारण जो है था, सबसे पहला कारण जो था वो हिंदू समाज की कुरीतियों को समाप्त किया जा रहा था ब्रिटिशों के द्वारा। हिंदू समाज की कुरीतियों को समाप्त किया जा रहा था। अब बोलेंगे ये कैसे कारण रहा? युद्ध करने की क्या बात हुई? ये तो अच्छा काम कर रहे थे ब्रिटिश। हिंदू कुरीतियां जैसे हमारी थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बाल विवाह निषेध था। उसके बाद सती प्रथा थी, सती प्रथा तो गई, बाल विवाह निषेध था, विधवा पुनर्विवाह था, अन्य ये जो कुरीतियां थी, यह शिशु हत्या, बाल हत्या भी थी। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि ये तो सही है, अंग्रेज सही कर रहे थे कि इसको हटाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कोई भी कानून बनता है, सती प्रथा जब शुरू हुई होगी, बाल विवाह जब शुरू हुआ होगा, विधवा को विवाह न करने के लिए जब धर्म में कहा गया होगा, कोई भी कानून जब बनता है उस समय वह सही होता है, लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने परिवर्तन नहीं किया, लेकिन समाज के जो धार्मिक लोग थे वह क्षुब्ध हुए
और कि यह हमारी प्रथा है और हमारी प्रथा में धार्मिक चीज में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे या जो समाज था वह अंग्रेजों से दुखी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा दो लोगों का नाम आता है, एक विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी। विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इन प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। ये दो गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी, जो इन प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किए, जिससे भारतीय समाज दुखी था। गुस्सा था लोगों में, क्यों हमारी प्रथाओं को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो आया था, एक तो कुरीतियां समाप्त किए, दूसरा हमारा था कि भारतीयों को काला, कुत्ता, सुअर आदि नामों से पुकारा जाता था, ब्रिटिश पुकारते थे। जैसे कई बार होटलों में लिखा होता था इंडियन डॉग नॉट अलाउड। ये बहुत बड़ा अपमान होता था भारतीयों को, लगता था हमारे देश में आकर के ही हमें जो है वरीयता नहीं दी जा रही है, हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। तो भारतीय इससे भी दुखी थे, भारतीय समाज इससे भी ज्यादा दुखी था। उसके बाद जो है भारतीय कैदियों से संबंधित थोड़ा सा हम लेते हैं। तो कैदियों को पहले क्या होता था कि जब भी कोई कैदी जेल में जाता था तो अपने घर से बर्तन लेके जाता था, लेकिन यहां पर क्या था कि अब बर्तन ले जाना मना कर दिया गया। जो बर्तन वहां पे है उसी में आपको खाना है और सेपरेट नहीं होता था। तो चूंकि धर्म में छुआछूत उस समय था और सबसे ज्यादा सेना में उच्च वर्ग के लोग थे, तो उन्हें जो है लगता था कि ये किसने बनाया है, कैसा बनाया है। तो उनके माइंड में भी असंतुष्ट बना हुआ था, वो भी दुखी थे इस मैटर को लेकर के। उसके बाद जो लास्ट था वह था लैक्स लोकी कानून। लैक्स लोकी कानून। अब लैक्स लोकी कानून क्या था, इसको थोड़ा सा देखते हैं। लैक्स लोकी कानून था कि जैसे ईसाई धर्म का बढ़ावा दे रहे थे ब्रिटिश, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, चाहते थे, धर्म आगे तरफ चढ़ रहा था। उसमें क्या था कि यदि कोई भी व्यक्ति यह ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को अधिकार प्रदान करता था। कोई भी व्यक्ति यदि हिंदू से या मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो उसे उसके उत्तराधिकार से छीन लिया जाता था पहले। लेकिन लैक्स लोकी कानून के तहत यह निर्धारित हो गया कि यदि व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, किसी भी धर्म से आया हुआ है, तो वह उसके पैतृक संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति धर्मांतर करने में संकोच नहीं करता था। यह लैक्स लोकी कानून जो है वो ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया और यह भी जो है भारतीय के असंतोष का कारण बना। उसके बाद देखते हैं 1850 के आसपास आया था लैक्स लोकी कानून। 1850 1850 में आया था। उसके बाद देखते हैं सैन्य कानून। चौथा है वह है हमारा सैन्य कानून। सैन्य कारण में हमने बताया था आपको कि एक तो इनका कैदियों से जो भेदभाव किया था वो भी सैन्य कारण में ही आ जाएगा। आंग्लीकरण की नीति, सबसे पहला पॉइंट है आंग्लीकरण की नीति। और आंग्लीकरण की नीति लाने वाले थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आंग्लीकरण की नीति में यह था कि जो भी भारतीय थे उनके पद ऊपर की ओर बढ़ने पर प्रमोशन पर रोक लगा दिया गया कि वो उच्च पदों पे नहीं जा सकते हैं। उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश ही रह सकते हैं। दूसरा था कि भारतीयों के जो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे उनके वेतन में कटौती की गई। तीसरा जो कारण था वह सैनिकों का अनुपात जो है सैनिकों का जो है ऊपर की ओर बढ़ने का भी अधिकार नहीं था, ऑफिसर बनने का अधिकार नहीं था। ये सारी चीजें आंग्ल मतलब वही अंग्रेजों का प्रभुत्वशाली में अंग्रेज रहे और नीचे जो है हमारे भारतीय रहे। यही थी आंग्लीकरण की नीति जिसे दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित 2-3 फैक्ट और आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट फैक्ट आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त लाया था भारत में।
स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लाने वाला भी कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला भी कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला भी कौन था? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सिविल जो कलेक्टर होते थे वो कर का या जिले का पूरा देखते थे, वो सिविल सेवाओं की शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक फैक्ट और इससे रिलेटेड है कि एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा है भारत में, और मकबरा है गाजीपुर में। यूपी के किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वालों को ये याद रखना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा स्थित है गाजीपुर में। इसको यहीं दफनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो एक तो था आंग्लीकरण की नीति, थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा जो कारण था वह था हमारा डाकघर अधिनियम या डाक अधिनियम भी शॉर्ट में बोल देते हैं। डाक अधिनियम जो आया था वह 1854 में आया था, और 1854 में आपको पता ही है कि डलहौजी सबसे ज्यादा बोला जाता है 1857 में सबसे ज्यादा जहर बोने का काम किया लॉर्ड डलहौजी ने, और बेचारा झेला कौन? लॉर्ड कैनिंग। उसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो डाकघर अधिनियम क्या था कि सैनिकों का जो डाक आता था, पोस्ट आती थी उनके घरों से, उस पोस्ट को फ्री होता था आर्मी में, लेकिन उसको फ्री से हटा दिया गया। अब जो है उसके लिए पैसा पे करना पड़ता था। फ्री डाक सेवा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। फ्री पोस्ट सर्विस समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दिया। तीसरा जो पॉइंट था वह था हमारा सेना भर्ती अधिनियम। सेना भर्ती अधिनियम जो आया वह 1856 में आया। 1856 में आया। सेना भर्ती अधिनियम में था कि भारतीय मना करते, क्योंकि हमारे यहां धर्म में उस समय माना जाता था कि समुद्र को पार करना पाप है, इसलिए सेना में रहने वाले उच्च वर्ग के लोग थे तो वो जो है कहीं भी ब्रिटिश ले जाते थे तो वो मना करते थे, उसका विद्रोह करते थे, विरोध करते थे। तो यह नियम बनाया गया नया 1856 में कि अब कोई भी भारतीय जब ये भर्ती करने जाते थे तो शर्त रखते थे कि कोई भी भारतीय हम कहीं भी भेजेंगे उसको वहां सेवा करनी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता है। तो सेना भर्ती अधिनियम भी सैनिकों को असंतुष्ट किया, उनके अंदर गुस्सा पैदा किया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने चिंगारी का काम किया वह था आपका तत्कालिक कारण। 1857 का तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या हुआ कि दिसंबर 1856 में एक बार पूछा गया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। दिसंबर 1856 में, क्योंकि जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा विद्रोह। दिसंबर 1856 में हुआ क्या कि पुरानी जो बंदूक थी ब्राउन ब्रेस, पुरानी बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बैस। इस बंदूक की जगह एक नई बंदूक आई जिसका था न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल क्या खासियत थी इसकी? इसकी खासियत थी न्यू इनफील्ड राइफल जो आई थी इसमें कारतूस अलग से भरना पड़ता था, और वो ऐसे पॉलिथीन एक चमड़े के कवर में उसमें कारतूस भरा होता था, उसको दांत से काट करके भरा जाता था। तो उस जो कवर था वह अफवाह फैली कि इसमें जो कवर चमड़े का बनाया गया है यह सुअर और गाय की चर्बी से मिला हुआ है। और हमें पता है कि हिंदू धर्म में गाय की हत्या या गाय के मांस का जो सेवन है वह सबसे बड़ा पाप माना गया है, गौ हत्या को। और मुस्लिम कम्युनिटी में सुअर का नाम लेना तक हराम है। तो इसका मतलब है इस्लाम और हिंदू दोनों वर्ग जो है क्षुब्ध हुए इस समय, और सैनिकों में यह अफवाह जैसे ही फैली इन्होंने विद्रोह किया, और सबसे पहले विद्रोह करने वाले थे आपके मंगल पांडे। मंगल पांडे
बोला था 1857 के तत्कालिक कारण कौन सा था, तो मंगल पांडे का अपने अधिकारियों पे गोली चला देना, इसको न मानते हुए कि हम इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए बहुत सारा गुस्सा था, होता है ना कि सभी लोग गुस्से हैं, केवल हाथ छोड़ने की जरूरत है कि व्यक्ति मारा शुरू किया, सभी झुक जाते हैं अपने गुस्से को लेकर के। उसी तरह से हुआ क्या, 1857 की क्रांति में जो है आपका पहले से जो जितने भी कारण थे, पूरी भारतीय जनता दुखी थी अंग्रेजों से, और उसके चिंगारी आग लगाने का काम किया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे का जो बर्थ प्लेस है वो बलिया, यूपी के बलिया, यूपी के बलिया से मंगल पांडे थे, और यह सेना में थे, और इन्होंने अपने अधिकारी पे गोली मार दी। और यहीं से शुरू हो गया 1857 की क्रांति। अब देखते हैं कि विद्रोह में कहां कैसे कैसे विद्रोह होता है। अब विद्रोह देखते हैं। सबसे पहला विद्रोह होता है 23 जनवरी 1857 को। 23 जनवरी 1857 को होता है, और यह दमदम, आज यह असम में है, लेकिन जो उस समय जो था बंगाल प्रेसिडेंसी में था, दमदम के सैनिक जो थे वह विद्रोह कर देते हैं, मना करते हैं कि हम न्यू इनफील्ड राइफल को नहीं चलाएंगे। बदले में उनको दबाया जाता है, सजा वजा होती है। उसके बाद 26 फरवरी को 1857 को बहरामपुर, वेस्ट बंगाल में भी बहरामपुर के सैनिक मना कर देते हैं। इन दोनों में जो है सैनिकों को दबा दिया जाता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर बंगाल प्रेसिडेंसी की दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, ये बड़ी छावनियां थी, मेरठ बड़ी छावनियां थी। इसमें जो है सैनिक ज्यादा रहते थे, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया है, 34वीं रेजिमेंट के थे मंगल पांडे, और 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने 2 लोगों को गोली मार दिया। मंगल पांडे ने 2 लोगों को मार दिया, लेफ्टिनेंट बाब को और दूसरा व्यक्ति था सर्जेंट ह्यूसन को। इन दोनों को गोली मार दिया किसने, मंगल पांडे ने। और गोली मारते ही फिर जो है 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद यह शुरुआत तो हुई थी कहां से, बैरकपुर से। क्वेश्चन था 1857 की क्रांति की शुरुआत, 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी, लेकिन विद्रोह की बात करते हैं, ब्रॉड लेवल पे सैनिकों ने विद्रोह किया तो वह था मेरठ विद्रोह। इसीलिए 1857 की क्रांति को मेरठ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्या था, ये सारी रेजिमेंटों को भंग करते हुए, जिस रेजिमेंट में विद्रोह हुआ था उस रेजिमेंट को भंग करते हुए उन्हें दिल्ली की तरफ लाया जा रहा था, और सभी इकट्ठा हुए मेरठ में। तो 10 मई 1857 को सभी सैनिक मेरठ में इकट्ठा हुए थे, सबने पड़ा किया, और पूरी की पूरी सेना ने, मेरठ की पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया, और जितने भी कैदी मौजूद थे सबको स्वतंत्र करा दिया, और डायरेक्ट कुछ किया कि सबसे पहले तो दिल्ली पे कब्जा करो, और दिल्ली की तरफ बढ़े। और 12 मई को, 10 मई एक्चुअली इसको 10 मई कर लीजिएगा, 10 मई 12 मई को ये दिल्ली पहुंचे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, 11 को पहुंचे दिल्ली पर अधिकार,
और जैसे ही अधिकार किया, वहां के जो मुगल बादशाह थे, मुगल सम्राट थे, जो ब्रिटिशों के संरक्षण में रहते थे, बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को कहा जाता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो भी आप याद रखें, दोनों को याद रखना जरूरी है, नाम सेम है। बहादुर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। किसी का तो नेतृत्व चाहिए था, बुजुर्ग थे, ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, तो इनको जो है सम्राट घोषित करते ही पूरे भारत में विद्रोह फैल गया और दिल्ली पर कब्जा करते ही 20 सितंबर, दिल्ली की चूंकि समस्या को यही समाप्त करते हैं, फिर पूरे भारत की आएंगे, लेकिन तब तक चलता रहा। 20 सितंबर 1857 को फिर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इतने समय तक दिल्ली जो है भारतीय सैनिकों के हाथ में थी और बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर जो है वह भाग करके छुपे हुए थे। कहां पर? हुमायूं के मकबरे में। ये क्वेश्चन पूछा गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे, जहां से इनको अरेस्ट करने का काम किया हडसन ने। हडसन ने गिरफ्तार किया। हडसन ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को कहां भेजा गया था या कहां निर्वासित किया गया था, तो रंगून भेजा गया था, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की, वहीं पे मृत्यु हो गई थी। इनमें जो बहादुर शाह, मेन रोल कौन सा था? बहादुर शाह जफर का एक करीबी था जिसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श जो था वह करीबी था बहादुर शाह जफर का और इसी ने गद्दारी की थी। यह अंग्रेजों को खुफिया सूचनाएं दिया करता था। इलाही बख्श गद्दार था, जिसके कारण पकड़े भी गए बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे से और उन्हें रंगून भेजा गया, निर्वासित कर दिया गया और दिल्ली पे फिर से कब्जा कर लिया गया। अब हमारे क्वेश्चन बनता है कि कहां से किस व्यक्ति ने, कौन से लीडर ने नेतृत्व संभाला 1857 की क्रांति का, तो उसको देखते हैं। तो देखते हैं कि 1857 की क्रांति का विस्तार कहां तक हुआ। कारण हमें पता चल गया, विद्रोह हमने देख लिया। अब देखेंगे हम विस्तार कि ये 1857 की क्रांति का विस्तार कहां था। तो मुख्य 4-5 जगह का थोड़ा सा डीपली हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखते जाएंगे केवल लीडर और जगह का नाम। सबसे पहला हमारा आता है लखनऊ। लखनऊ से आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ का नेतृत्व किसने संभाला, तो बेगम हजरत महल ने संभाला। नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल। इन्होंने अपने अल्पवयस्क जो है बेटा था इनका बिरजिस कादिर, जिसको उन्होंने शासक घोषित कर दिया और लखनऊ का नवाब घोषित करके और विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में इस विद्रोह को दबाने वाला था कैंपबेल। यह भी पूछा था कि इस विद्रोह को किसने दबाया था, तो अंग्रेज था कैंपबेल। ये हमारे नेतृत्व करता है और यह जो है अंग्रेज हैं जिन्होंने क्या किया, इस विद्रोह को दबाने का काम किया। दूसरा जो आता है वह आता है कानपुर। कानपुर से हमारे थे नाना साहब जो थे वह अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंतिम पेशवा
मराठों में पेशवा होते थे, छत्रपति होता था, छत्रपति से नीचे होता था पेशवा। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। यदि आप जो है आज के युग में बाजीराव मस्तानी जो फिल्म देखते हैं उसमें आपको नाना साहब को दिखाया गया दत्तक पुत्र को। तो दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र थे नाना साहब। तो यह जो है आकर के कानपुर में बस गए थे और कानपुर में ही रहते थे। तो इनके साथ भी बहुत सारे अहित कार्य किए थे इन्होंने, लेकिन इनका नेतृत्व सेनापति जो था, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में नाना साहब नहीं मिलता है, तो सेनापति थी या सेना की कमान संभाल रहे थे तात्या टोपे। दोनों लोग का नाम पूछा जाता है। तो आपका नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। दोनों का नाम पूछा जाता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था और तात्या टोपे का नाम क्या था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब तात्या टोपे झांसी तक लड़ते हुए गए थे, रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए झांसी गए थे। और झांसी जाते समय वहां पर मान सिंह जो सिंधिया सामंत था वो इनका दोस्त था, उसने धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया तात्या टोपे को, और तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। कहां? ग्वालियर के किले में। तो याद रखना जरूरी आपको कि फांसी दी गई ग्वालियर में। किसको? तात्या टोपे। अब आ जाते हैं हम लोग झांसी की, देखते हैं। झांसी का तो हम लोग रटे ही होते हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। कानपुर के विद्रोह को दबाने का काम भी कैम्पबेल ने किया था, इसको लिख लीजिएगा। उसको भी दबाने का काम किया था आपके कैम्पबेल ने। महारानी लक्ष्मीबाई थी, गंगाधर राव की विधवा थी यह, और इन्होंने पुत्र गोद लिया था, दत्तक पुत्र गोद लिया था दामोदर राव। दामोदर राव कभी पूछ लिया जाता है कि दत्तक पुत्र का नाम क्या था, तो दामोदर राव था। लक्ष्मीबाई का यह दत्तक पुत्र था। हुआ क्या था कि यह मैं भी बताया था, डलहौजी खड़क नीति से क्लियर हो गया था कि आप जो है आपका उत्तराधिकार नहीं तो आप गोद नहीं ले सकते। इसलिए जो है हीरोज एक ब्रिटिश सेनानायक था, उसने झांसी को घेर रखा था बहुत दिनों तक। अंत में झांसी की रानी जो है वो निकली और युद्ध शुरू हुआ हीरोज के बीच में। और पीछे आप लोग देखे होंगे झांसी कई फिल्मों में दिखाया जाता है, और दामोदर राव को पीठ पे बांध लिया था। और झांसी से यह निकली कालपी। कालपी से पीछा किया हीरोज ने, फिर कालपी से पहुंची ग्वालियर, और ग्वालियर में जो है इन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था सिंधिया को हटा करके। और वहीं पर मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। जीते जी हीरोज ने इनको छू भी नहीं सका था। इसीलिए हीरोज जो है वह जब रानी लक्ष्मीबाई को देखा पड़ा हुआ तो उसने बोला कि इस जमीन पर लेटी हुई सभी क्रांतिकारियों में यह औरत एकमात्र मर्द है। यह लाइन कई बार पूछा गया है कि यहां पर लेटी हुई यह औरत सभी क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। हीरोज ने बोला था किसके लिए? महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो ये झांसी से रिलेटेड था। कहीं पूछा जाता है कि झांसी की रानी का जन्म कहां हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि बिहार का नेतृत्व किसने किया? सबसे कहा जाए कि बुजुर्ग कोई नेतृत्व संभालने वाले थे तो वो थे बिहार के राजा
जगदीशपुर के राजा थे, बिहार के जगदीशपुर के राजा थे वीरवर बाबू कुंवर सिंह। वीरवर बाबू कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर से नेतृत्व संभाला इन्होंने, बिहार से नेतृत्व किया मुख्यतः, और बिहार से नेतृत्व करते करते यूपी बलिया अन्य क्षेत्रों से होते हुए आजमगढ़ तक पहुंच गए थे। आजमगढ़ में घेरा डाल रखा था। आजमगढ़ में क्या हुआ, आजमगढ़ से जैसे ही वो आगे की ओर बढ़े तो उनका जो है हाथ में गोली लगी और अपने हाथ से उस हाथ को, दूसरे हाथ से हाथ को काट करके गंगा जी को समर्पण कर दिया और आजमगढ़ से पुनः लड़ते हुए वह फिर बिहार पहुंचे। और बिहार पहुंचने के बाद भी अंग्रेजों ने कुछ उनको पकड़ा नहीं, जिधर जाते थे अंग्रेजों को साफ करते हुए चले जाते थे। वह अपनी मौत जाने के 4 दिन बाद वह अपनी मौत से मरे। फिर उनका जो है वीरवर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। बाद में उनके भाई थे अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। मतलब बिहार में लगातार नेतृत्व करता दोनों भाई थे, वीरवर बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी वह 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। 26 अप्रैल 1858 को लड़ते हुए नहीं हुई थी, यह स्वयं घर गए थे और अपनी मौत मरे थे। अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग कि इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया, फटाफट देख लेते हैं। इलाहाबाद का नेतृत्व जो है मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। उसके बाद आपका जो फैजाबाद का देखते हैं, फैजाबाद का नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। बरेली से खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। असम से असम से कंदर्पेश्वर सिंह, कंदर्पेश्वर सिंह। और इन्हीं के भाई थे मनीराव दत्ता। उसके बाद जो है असम के बाद उड़ीसा से, उड़ीसा से आपके थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। उड़ीसा से थे सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही। राजस्थान कोटा मुख्यतः राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल, ये भी भाई थे। राजस्थान से जयदयाल एंड हरदयाल। देखिए राजस्थान का जो था वह जयपुर और चित्तौड़, वह 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन राजस्थान का, जब आप पेपर देते कोई भी। उसके बाद जो है गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, गोरखपुर से गजाधर सिंह। और मथुरा से आपके थे देवी सिंह, मथुरा से देवी सिंह थे। ये मुख्यतः हमारे कुछ जगह थे जहां से किस किस ने 1857 क्रांति में नेतृत्व संभाला पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम आते हैं कि 1857 की क्रांति का असफलता का कारण क्या था, क्यों हम हार गए। इतना बड़ा विद्रोह किया हमने और हर जगह से हम लड़े, लेकिन फिर भी असफल हुए, ब्रिटिश हम पर हावी हो गए। कारण क्या था ये जाने, तो असफलता का कारण देखते हैं हम। सबसे जो पहला कारण था वह था हमारा कि विद्रोह का सीमित स्वरूप, विद्रोह सीमित था। अभी हम देख रहे थे कि विद्रोह दक्षिण भारत तो बिल्कुल ही छूता था, उत्तर भारत तक ही 1857 की क्रांति का विस्तार रहा, वो भी बहुत जगह नहीं रहा। मद्रास को बिल्कुल पूछा जाता कौन सा प्रेसिडेंसी था जो बिल्कुल अछूता था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी बिल्कुल अछूती थी, वहां पर 1857 की क्रांति का एक छींटा भी नहीं पड़ा था।
उसके बाद जो है दूसरा कारण था वह राजाओं और सामंतों की गद्दारी, राजाओं एवं सामंतों की गद्दारी। जो राजा थे, बहुत सारे ऐसे राजा थे जैसे सिंधिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सिख सरदार, इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। भोपाल की बेगम, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने क्या किया। सिंधिया और सिख सरदार तो पूछा गया है, इन्होंने जो है कभी भी भारतीयों का उस समय साथ नहीं दिया, उस समय साथ नहीं दिया, जबकि उन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का। उसके बाद जो है आपको तीसरा जो कारण था वह था योग्य नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव क्यों नहीं था भाई? बहादुर शाह जफर बुजुर्ग थे, सम्राट तो बन गए थे, लेकिन सब अपने जगह अपने हिसाब से युद्ध कर रहे थे। कोई भी एक संगठन नहीं था, एक कंट्रोल नहीं था, इसलिए भी यह जो है 1857 की क्रांति असफल हुई। उसके बाद जो है संगठन का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, सीमित साधन कम थे हमारे पास, तलवार और भाले से लड़ रहे थे, जबकि उधर तोपे थी, गोली थे। तो यह भी एक कारण था 1857 की क्रांति के विफल होने का। और शिक्षित वर्ग जो था, पढ़े लिखे लोग उदासीन थे, वो चाहते थे कि कब यह समाप्त होगा विद्रोह और हमें जो है ब्रिटिशों के आगे के जो भी योजनाएं थी उसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो शिक्षित वर्ग भी इसमें उदासीन रहा है, बहुत सारा वर्ग उदासीन रहने के कारण क्रांति असफल रही। अब देखते हैं परिणाम क्या हुआ 1857 की क्रांति का परिणाम। परिणाम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमेशा के लिए मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया, भारत सम्राट का पद समाप्त। अब भारत का कोई सम्राट नहीं होगा, कोई भी जो है मुगल शासन का लगभग एंड यही हुआ है। बोला जाए कि अब तक जो है बादशाह थे, लेकिन यहां पर इनका समापन हो गया। दूसरा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया का घोषणा पत्र, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को आया, जिसको पढ़ा गया मिंटो पार्क में, मिंटो पार्क इलाहाबाद। आवाज पूछा जाए तो मिंटो पार्क है तो सही, लेकिन प्रयागराज में है, इलाहाबाद का नाम कन्वर्ट हो गया है। तो मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया था, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इलाहाबाद में क्यों पढ़ा गया था? क्योंकि 1800 पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का के समय भारत का, ब्रिटिश भारत का अस्थायी टेम्पररी मुख्यालय कहां बना दिया गया था? तो बना दिया गया था इलाहाबाद में। इसलिए वहीं पे था आपका लॉर्ड कैनिंग, और उसने मिंटो पार्क में विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। और इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि जो शासन था वह कंपनी से हट करके ताज का शासन शुरू हो गया, अर्थात अब ब्रिटेन से शासन किया जाएगा, और गवर्नर जनरल के पद को घटा करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय कर दिया गया, और ताज और गवर्नर जनरल के बीच की कड़ी बनाने के लिए राज्य सचिव का पद क्रिएट किया गया। राज्य सचिव या कहीं कहीं भारत राज्य मंत्री भी बोलते हैं उसको। यह जो है यहां से ताज में, और ताज से यहां करके इंफॉर्मेशन लाता था और कानून पास किया जाता था, अर्थात गवर्नर जनरल के पावर को कम करके वायसराय बना दिया गया था। और जितनी भी हड़प की नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो भी दोनों आधार थे उनको समाप्त कर दिया गया, उनको वापस कर दिया गया, उनको हस्तक्षेप करने से मना किया गया था, डलहौजी की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। तो विक्टोरिया के घोषणा पत्र के साथ ही ब्रिटिश एक नए रूप में आए, और अब जो है शासन ब्रिटेन से चलना शुरू हुआ भारत की अपेक्षा। कंपनी के हाथ से सत्ता कहां चली गई? ताज के पास। ताज मतलब विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया को ताज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात देखते हैं कि भारतीयों जो है उसमें सेना, एक परिवर्तन और हुआ। वह परिवर्तन यह हुआ कि सेना में रेशियो कम कर दिया गया भारतीयों का।
सेना में भारतीयों का अनुपात का पहले था 7:1, तो 7 भारतीय और 1 अंग्रेज। अब कर दिया गया 5:1, मतलब 5 भारतीयों पर 5:2, 5:2, 5 भारतीय रहेंगे सेना में, तो 2 रहेंगे इंग्लैंड के, ब्रिटेन वासी रहेंगे, सैनिक रहेंगे, यूरोपीय सैनिक रहेंगे। अब जो है इसी के साथ हम देखते हैं थोड़ा सा आगे की ओर कि 1858 के बाद जो सबसे ज्यादा सेना में भर्ती थे वो अवध बेल्ट के थे। तो अवध के सैनिकों की भर्ती नहीं की जाने लगी और सबसे ज्यादा ले जाने लगे गोरखा और सिख। इसमें सबसे ज्यादा शामिल होना शुरू गोरखा एंड सिख सैनिकों को लेने लगे ब्रिटिश, क्योंकि इन्होंने हेल्प किया था इनकी। ये मुख्यतः परिवर्तन हुआ था, यह रेशियो जो परिवर्तन हुआ था यह पील आयोग की सिफारिश पर हुआ था। पील आयोग की सिफारिश पर, पील आयोग की सिफारिश पर रेशियो कर दिया गया था। 7:1 की जगह 5:2 कर दिया गया था। ये परिणाम रहा। अब हम देखते हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति कहा, किसने राष्ट्रीय संग्राम कहा, किसने जो सैनिक विद्रोह कहा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो विद्वानों 1857 की क्रांति की विद्वानों की व्याख्या, विद्वानों द्वारा व्याख्या, विद्वानों द्वारा व्याख्या में सबसे पहले था वीडी सावरकर ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बोला। सबसे पहला था सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, और ये बोले थे कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर पूछा जाता है आपसे। वीडी सावरकर की जो बुक थी उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह बुक थी वीडी सावरकर की, आपको याद रखना जरूरी है। 1857 दूसरे जो थे वह थे हमारे एसएन सेन। एसएन सेन थे। एसएन सेन जो है वह बोलते हैं राष्ट्रीय संग्राम या सैनिक विद्रोह, उन्होंने बोला था कि न ही इसे राष्ट्रीय संग्राम बोला जाएगा और न ही राष्ट्रीय विद्रोह। एसएन सेन। एसएन सेन के साथ एक फैक्ट और याद रखने की जरूरत है कि एसएन सेन जो है यह भारतीय सरकारी इतिहासकार बने। 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने के लिए सबसे पहले मुजुमदार को दिया गया था। मुजुमदार ने मना कर दिया कि मैं इसको ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से नहीं लिखूंगा। तो लास्ट में एसएन सेन ने भारतीय सरकारी इतिहासकार का काम किया। तो पूछा जाता कौन था, तो एसएन सेन थे। और इनकी बुक का नाम था 1857, किताब का नाम ही था 1857, किताब का नाम था 1857 किताब का नाम ही था, जिसको एसएन सेन ने लिखा था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, इनको सबसे पहले दिया गया था इतिहास लिखने के लिए, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं, मना कर दिया। तो एसएन सेन ने लिखा। बाद में आरसी मजूमदार ने अपनी किताब लिखी, जिनकी बुक का नाम था द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन of 1857। ये किताब थी, इनकी बुक थी आरसी मजूमदार साहब की। और इसमें इन्होंने बोला कि यह
तथाकथित, जैसा कि लोग कह रहे हैं, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। कुछ हद तक कहने का सही था, क्योंकि से पहले भी कई बार सैनिक विद्रोह किए थे और स्वतंत्रता के लिए हम लोग कोशिश किए थे। राष्ट्रीय नहीं बोल सकते क्योंकि दक्षिण भारत अछूता रह गया, और स्वतंत्रता संग्राम नहीं बोल सकते थे क्योंकि हर व्यक्ति ने केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ा, अपने राज्य के लिए लड़ा, पूरे भारत से ब्रिटिशों को भगाने के लिए नहीं लड़ा था। तो इसलिए आज से मजेदार किताब है द स्पॉय, म्यूटिनी एंड रिबेलेशन ऑफ 1857। अब देखते हैं अशोक मेहता की। अशोक मेहता ने, इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था अशोक मेहता ने। और इनकी किताब थी द ग्रेट रिबेलियन, किताब थी ग्रेट रिबेलियन, इनकी बुक थी द ग्रेट रिबेलियन। उसके बाद कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने कुछ इसको अपना नाम दिया। सबसे ज्यादा तो सभी लोगों ने सैनिक विद्रोही बोला, सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया था, लेकिन जेम्स आउट्रम, ये पूछा गया, जेम्स आउट्रम और टेलर ने, इन्होंने बोला कि यह हिंदू मुस्लिम मिल करके षड्यंत्र किए। यह 1857 की क्रांति कुछ और नहीं, एक प्रकार से क्या था, षड्यंत्र था। उसके बाद बेंजामिन डिजायरी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बोला था। बेंजामिन डिजायरी जो था वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी था और उसने इसे वहीं पर संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह है और कुछ नहीं, ब्रिटिशों का जिसे सैनिक विद्रोह नहीं मानना चाहिए। लॉरेंस टी आर होम्स और एक भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। इन तीनों ने जो है इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। देखिए, हम भारतीय इसको राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यह आपसे पूछा जाता है किस भारतीय ने सैनिक विद्रोह कहा था, तो सर सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। और इसके कारणों पर सबसे पहले किताब लिखने वाले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद, पहले व्यक्ति जिसने किताब लिखा कारण पर, और किताब का नाम था इनका असबाब ए बगावते हिंद। लिख देता हूं मैं, सर सैयद अहमद खान का जो किताब था उसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। 1858 में इनकी किताब आई थी। अब आ जाते थोड़ा सा देखते हैं कि कभी कभी क्या पूछा जाता है कि उस समय कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। क्लोजिंग है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो पामस्टन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तीसरा जो पूछा जाता है वह भी पूछा गया था, विद्रोह के समय जो था वह मुख्य सेनापति कौन था। विद्रोह के समय जब विद्रोह हुआ,
विद्रोह के समय सेनापति थे, ब्रिटिशों के विद्रोह के समय सेनापति थे, उनका नाम था जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन थे। जबकि विद्रोह शुरू होते ही, विद्रोह के प्रारंभ होते ही बदल दिया गया था सेनापति, और वह सेनापति थे आपके कॉलिन कैंपबेल। सबसे ज्यादा विद्रोह इसी ने करवाया था, कॉलिन कैंपबेल। सबसे ज्यादा कोई विद्रोह दबाने वाला था तो वह था कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, यह ब्रिटिश नेता था और भारत सम्राट, आपको पता ही है, बहादुर शाह थे या द्वितीय थे। एक पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दृष्टा कौन से मशहूर उर्दू शायर थे? तो उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, जिनका जन्म आगरा में हुआ था, और यह जो है यह ब्रिटिश 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था, और इन्होंने बोला था कि यहां मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बाकी है। मिर्जा गालिब का शायर है, और उन्होंने जो है 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। ये पूछा भी गया क्वेश्चन, इसलिए याद रखेगा। 1857 की क्रांति से संबंधित चीजें इतनी काफी है। और नेक्स्ट में जो है हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम का जो है गांधी से लेकर के आगे की ओर चीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और संडे के लिए आप प्रिपेयर रहिए। संडे को आपको यूरोपीय कंपनियों के आमने संबंधित जो 3 पार्ट बनाए गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और आपको सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप या जो भी आप जैसे संपर्क हमारा होता है वैसे आप हमें अप्रिशिएट करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।